कूलम्स लॉ। तो ये कूलम्स लॉ एक्चुअली फोर्स बताता है हमें किसी भी दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, और ये एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड लॉ है। इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस से भी पता नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बस देखा गया है और ऐसा होता रहा है। इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास ऐसा क्यों होता है, बस ऐसा होता है। और इसे अभी तक किसी ने गलत ऑब्जर्व नहीं किया कि इसका उल्टा कहीं पे हो रहा हो, इसकी जगह कुछ और हो रहा हो, ऐसा भी कहीं आज तक देखा नहीं गया। इसलिए हम इस लॉ को फॉलो करते आ रहे हैं। तो हमारे पास मान लो कोई दो चार्जेस हैं इस तरीके से, ये है Q1, ये है Q2। इस फोर्स को मैं बोलूंगा ये है फोर्स। अच्छा, इसको बोलूंगा क्या मैं, ये देखो, ये तो मेरा चार्ज नंबर 2 था, ये चार्ज नंबर 1 था, तो मैं इसको बोलूंगा चार्ज नंबर 2 पर जो फोर्स लगा है, लगाया किसने है, 1 ने, तो मैं इसको बोलूंगा फोर्स 2 1। इसी तरीके से इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लग जाएगा वो फोर्स होता है F12। इस तरीके से, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो हम इनको वेक्टर्स मार्क कर रहे हैं इस तरीके से। अच्छा, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा यहाँ पर, वो डिस्टेंस है हमारा R। ये जो फोर्स लग रहा है वो विदाउट कांटेक्ट लग रहा है, इन दोनों के बीच में कोई टच नहीं हो रहा है। जैसे हमारे पास अगर मुझे इसके ऊपर फोर्स लगाना तो मुझे इसको छूना पड़ता है, तब मैं फोर्स लगा पाता हूँ। यहाँ पर बहुत दिन के बीच में डिस्टेंस है, फिर भी फोर्स लग जा रहा है। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक फील्ड फोर्स है। तो इसको हम लिखते हैं फोर्स विदाउट कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट, इट्स अ फील्ड फोर्स। और एक बात मुझे बताओ, अगर इस पार्टिकल के ऊपर इस वाले ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये वाले ने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, और ये दोनों फोर्सेस एक्शन रिएक्शन पेयर है ना। तो हमें पता है कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। और इनका मैग्नीट्यूड भी हम लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F21। तो लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, यहाँ पर इससे ही पता चल जाता है हमें ऐसा होने वाला है। ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये हम लिख देते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले ये वाला फोर्स लगा था, एक्शन हो गया, फिर उसके बाद रिएक्शन हो गया। एक्शन रिएक्शन पेयर एक्चुअली साथ में ही लगते हैं, हमेशा साथ में लगते हैं। तो ऐसा नहीं होता पहले ये फोर्स लगा फिर ये फोर्स लगेगा, पहले ये फोर्स लगा था फिर ये वाला फोर्स। अच्छा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाता है, उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू हो जाती है कि Q1 Q2 अपॉन R²। इस कांस्टेंट को बोला भी जाता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। चाहे तो आप ये वाला k की वैल्यू ले लो या उसी को 1/4πε0 बोला जाता है। अच्छा, इस k का मैग्नीट्यूड कितना है, k की वैल्यू होती है यहाँ पर k इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ कितना हो जाएगा, ये था इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये देखो ये वैल्यू है फोर्स, फोर्स इंटू ये R² इधर चला जाएगा, तो फोर्स इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम का स्क्वायर। तो इसको हम बोल देंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर आप देखो ये एक एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इस k की वैल्यू इसके बराबर होती है 1/4πε0 के बराबर। तो एप्सिलॉन नॉट किसे बोला जाता है, यहाँ पर हम वो भी लिख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट बोला जाता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब 1/4πε0 की वैल्यू अगर ये है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो, और उसकी वैल्यू आ जाती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब परमिटिविटी क्या होती है, परमिएबिलिटी भी आएगा बाद में, थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो सब चीजें हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कुछ समय बाद। अभी के लिए इस वैल्यू को याद कर लो कि ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है। अच्छा, और एक चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है,
कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल एक फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, ये फॉर्मूला भी देखो काफी वैसा ही आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर वहां पर होता था। तो और एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, है ना, फ्री स्पेस मतलब जो हमारी एम्प्टी स्पेस होती है, अगर वो स्पेस नहीं है, बीच में पानी भर दूं, जैसे इन दो चार्जेस के बीच में मैं पानी भर दूं या कोई और मटेरियल ला दो यहाँ पर, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, अब यहाँ पे फ्री स्पेस नहीं बची तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है, कुछ ना कुछ बदल जाता है। तो यहाँ पर फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में मीडियम का फर्क नहीं पड़ता था, बीच में पानी भरा हो या कुछ भी भरा हो, लेड हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स में फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर पड़ता है। तो इस चीज को भी लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फोर्स इज कंजर्वेटिव, PIVE, कंजर्वेटिव, एंड डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। जो पहले हमने लिखा था वो भी लिख देते हैं, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन बेस्ड। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको हम हाईलाइट कर देंगे, ए की वैल्यू आ जाती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मान लो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग चार्ज पार्टिकल है, क्यू है, इसके ऊपर यहाँ पर इस तरीके से फोर्स लग रहा है, इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो हो जाता है K इंटू Q1, जो भी चार्ज नंबर 1 था ये था अगर Q1, तो ये हो जाता है Q2, उसकी वैल्यू भी Q के बराबर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r स्क्वायर। अब मान लो मैंने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी डबल कर दिया इस तरीके से, और इन दोनों के ऊपर चार्ज भी डबल कर दिया, ये Q हो गया, ये Q हो गया, 2Q हो जाएगा, ये भी 2Q हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, अब की बार उसकी वैल्यू 2 टाइम्स r हो जाएगी, पहले ये वाला डिस्टेंस था सिर्फ। तो अब जो इनके ऊपर फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू मैं एफ डैश बोल देता हूँ, इस पे एफ डैश लगाए तो एक्शन रिएक्शन के हिसाब से इस पे भी एफ डैश लगेगा। क्या मैं यहाँ पर एफ डैश की वैल्यू पता कर सकता हूँ? एफ डैश की वैल्यू हो जाती है, बताओ ज्यादा लगेगा कम लगेगा? उसकी वैल्यू हो जाएगी के इंटू Q1, पहला चार्ज क्या है उसकी वैल्यू अब हो चुकी है 2Q इंटू 2, Q2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, वो भी है हमारी 2Q, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है 2r का स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4kq स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आ जाएगी kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये वाली वैल्यू भी क्या थी, kq स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू f के ही बराबर आ गई, यानी हमने सारी चीजें डबल कर दी थी फिर भी हमारे फोर्स की वैल्यू सेम आती है। तो ये बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है हमारा, और इसके और भी क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पर Q1 और दूसरा है Q, तो इनके बीच में कुछ फोर्स लगता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना। तो क्या इसके ऊपर ऐसा होगा कि इसके ऊपर फोर्स इधर लग जाए और इसके ऊपर फोर्स इधर लग जाए? ये हो गया F21, चार्ज नंबर 2 पे चार्ज नंबर 1 के कारण जो फोर्स लगता है, और ये हो जाएगा F12। क्या ऐसा पॉसिबल है? इसमें हमें और एक चीज देखनी है कि फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, इनकी जो लाइन ज्वाइन करती है ना उसके अलोंग लगता है, इस पे इधर लगेगा तो इस पे इधर लगेगा, या फिर अट्रैक्टिव भी लगेगा तो इधर लगेगा इधर लगेगा, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा फोर्स नहीं लगता है। इसलिए ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन joining the two charges। इस तरह के चार्जेस को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है सेंट्रल फोर्सेस, CENTRAL फोर्सेस। ऐसा कौन सा फोर्स है हमारा, और ग्रेविटेशनल फोर्स है इस तरीके का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा है क्या? तो ये हमारे पास इस तरीके की चीज नहीं होती, ये गलत है, कट मार्क कर देंगे। हमारे पास एक्चुअली इस लाइन को ज्वाइन करते हुए इधर ही फोर्स लगेगा, ये हमारा करेक्ट फोर्स है। और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं।
हमारे पास मान लो यहाँ पर एक चार्ज है, ये है ए, ये है बी। इस चार्ज, इसका भी चार्ज क्यू था, इसका मास था पार्टिकल का एम, ये है क्यू, इसका मास डबल है 2m। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये दोनों हवा में इस तरीके से हैं, कोई इन पे और फोर्स लग नहीं रहा है, इसके ऊपर कुछ इधर फोर्स लग जाएगा, इसके ऊपर भी कुछ इधर फोर्स लगेगा, तो ये इधर एक्सेलरेट करने लगेगा, ये भी इधर एक्सेलरेट करने लगेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी इस तरफ हो गई है, वेलोसिटी v, वी बी लिख देता हूँ इसको। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इफ वी बी इज इक्वल टू वी, फाइंड वी ए, यानी वी ए डबल हो जाएगी, वेलोसिटी की ट्रिपल हो जाएगी, कितनी होगी उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड बस हमें बता। तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे। अब ये एक्चुअली एक सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे दो मास है, इन दोनों मास की जो भी फोर्सेस है वो सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही लग रहे हैं, कोई अलग से बाहर से कोई इनके ऊपर फोर्स नहीं लगा। तो ये सिस्टम एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम में बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो वहीं रहेगा जहां पहले था, उसकी जो भी वेलोसिटी थी इनिशियली वही रहेगी। तो इनिशियली मान लो ये दोनों रेस्ट पर थे, तो इन दोनों का जो भी सेंटर ऑफ मास था उसकी वेलोसिटी जीरो थी, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो रहनी चाहिए। तो हम बोलेंगे वी सी एम शुड बी जीरो, या फिर आप मोमेंटम से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। वी सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कितनी है, 2m इंटू वी, ये सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है, साथ में हमें इसकी माइनस में ऐड करनी पड़ेगी, प्लस m इंटू माइनस वी ए, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली एंड फाइनली शुड बी सेम, जिसकी वैल्यू जीरो भी आ रही है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 2m से m कट जाएगा और 2v इज इक्वल टू वी ए, हमारे पास वैल्यू आ गई, सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया, बहुत ही है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में ये हमें दिख ही रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं हमारे पास। हमें पता करना है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा। इसमें आप लोग को कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यूज ऐसी हैं, आप आई थिंक बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर भी नहीं पाओगे जल्दी जल्दी। मैं इस चीज को करके बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में हम एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कंपेयर करें। तो मान लो हमारे पास जो हाइड्रोजन का एटम होता है इस तरीके से, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम के बीच में एक प्रोटॉन होता है, यहाँ पर प्रोटॉन बीच में है ना, और यहाँ पर चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काटता रहता है। ये हमारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों का ही कुछ मास होता है, उसके कारण इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। साथ में इन दोनों का कुछ चार्ज है, ऑपोजिट डायरेक्शन का चार्ज है, तो वो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। हमें देखना है, कंपेयर करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने गुना होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो सबसे पहले हम ग्रेविटेशनल फोर्स लगा लेते हैं। तो एफ जी की जो वैल्यू हो जाती है, एफ जी क्या हो जाता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाती है, 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू कितनी हो जाती है, उसका 1800 टाइम्स होता है, वो 1.67 इंटू 10⁻27। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है वो आपको पता नहीं होगी, मैं बता देता हूँ, 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर का स्क्वायर। इससे जो हमारे पास फोर्स की वैल्यू हो जाती है वो 3.61 इंटू 10⁻47 न्यूटन के आसपास हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है। अब देखते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी आ रही है। तो एफ ई एस उसकी वैल्यू हो जाती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9। Q1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, और एक्चुअली आप देखोगे प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है, तो मैं एक्चुअली उसका स्क्वायर करके भी ऐड कर सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। नीचे हम 0.53 इंटू 10⁻10 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ से जो हमारे फोर्स की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 8.19 इंटू 10⁻8 न्यूटन। यहाँ पर देखो,
ये इतना कम फोर्स है, ये भी काफी कम फोर्स है, लेकिन क्या हम इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं? अगर मैं रेशियो इन दोनों का कंपेयर करना चाहूँ, F इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइडेड बाय F ग्रेविटेशनल, उसकी वैल्यू आ जाती है लगभग 2.27 इंटू 10⁻39। 10⁻39। क्या आप सोच सकते हो कितने सारे जीरोस हैं? लिखो 270000000, यार बहुत ज्यादा जीरोस हैं यहाँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को आप इग्नोर कर सकते हो, इनके बीच में जो भी इंटरेक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही हो रहा है। तब सवाल उठता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें घुस क्यों नहीं जाता, प्रोटॉन में साथ में आकर के वो कुछ नया पार्टिकल क्यों नहीं बना देता है? तो अब उसके अलग रीजंस हैं, वो चीजें अभी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। मान लो हमारे पास इस पार्टिकल का नाम मैंने दे दिया कुछ, ये है ए, ये है बी, तो यहाँ पर है पार्टिकल नंबर सी। हमारे पास यहाँ पर इस पार्टिकल ने और इस पार्टिकल ने मान लो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रखे थे। अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लगे होंगे? मान लो ये हमारा प्लस Q1 है, ये हमारा था माइनस Q2, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब यहाँ पर ये जो बी पार्टिकल है, मान लो उसमें माइनस Q3 चार्ज है, तो यहाँ पर भी अट्रैक्शन का कुछ फोर्स होगा इस तरीके से। अब सवाल ये उठता है कि इस पार्टिकल ने इस पे भी कुछ फोर्स लगाया है और इस पे भी कुछ फोर्स लगाया है, तो क्या यहाँ पर ये पार्टिकल आ जाने से इसकी ताकत तो लिमिटेड होगी ना? ये इस पे उतना ज्यादा फोर्स कैसे लगा देगा? अब ये फोर्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, आधा आधा लगाएगा। मान लो पहले इस पे 10 न्यूटन लगाता था, इस पे 10 की जगह इस पे 5 और इस पे 5 लगाएगा, ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। इनका इंटरेक्शन इन दोनों के इंटरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका इंटरेक्शन इसके इंटरेक्शन से इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंसानों में ऐसा हो जाता है, एक दूसरे से कुछ इंटरेक्शन चल रहा है, दूसरा इंसान आ जाता है तो एक दूसरे के इंटरेक्शन पे फर्क पड़ने लग जाता है। चार्जेस में ऐसा नहीं होता है, तो इस चीज को हमें लिख लेना चाहिए। नो इफेक्ट ऑफ अदर चार्जेस, F net will change on Q1 or Q2 or because of Q3। इसका क्या मतलब हुआ? इसके ऊपर देखो, पहले जो टोटल फोर्स लग रहा था वो सिर्फ इस डायरेक्शन में था, अब दूसरा ही पार्टिकल बाद में आ गया तो उसके कारण इस पे इधर भी फोर्स लगने लगा, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स फिर उसके ऊपर इस तरफ लगने लगे, तो इसका रिजल्टेंट फोर्स बदल गया। पहले सिर्फ इधर लग रहा था, अब इधर लग रहा है, लेकिन इन दोनों का आपस में जो फोर्स था वो फोर्स वेक्टर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इस चार्ज के यहाँ होने से या ना होने से उस फोर्स वेक्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इसी को मैं ढंग से लिखता हूँ यार, ये वाली डेफिनेशन हटाओ, हम लिखेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक force between two charges is independent of presence or absence of other charge। तो यही है, हमारे पास एक दूसरे कारण जो फोर्स हो रहा है उसका बाकियों के कारण कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस तरीके के सवाल, देखो किस तरीके से हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे, आप मतलब बहुत सारी ज्योमेट्रीज बना सकते हो। यहाँ पर मान लो ऐसे हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एक साइड ए, ये भी इसकी भी लेंथ है ए, ये वाली लेंथ भी है ए, और ये वाली लेंथ भी है ए, और सभी चार्जेस, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड क्यू है। हमसे पूछा है कि इस वाले इसको मैं क्या बोलूँ, इसको पार्टिकल नंबर ए बोल देता हूँ, इस पार्टिकल ए पर कितना फोर्स लग रहा है, कैसे बताओगे ये चीज? देखो हमारे पास इन दोनों पार्टिकल्स के कारण कुछ फोर्स होगा इसके ऊपर, इस डायरेक्शन में रिपल्सिव, इन दोनों के कारण इसके ऊपर कुछ रिपल्सिव फोर्स होगा, इन दोनों के कारण भी इसके ऊपर कुछ इधर रिपल्सिव फोर्स होगा, और ये तीनों फोर्स का आपस में कोई लेना देना नहीं है। उन तीनों को आप बस ऐड कर दोगे तो इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स मुझे पता चल जाएगा। जैसे
यहाँ पर इस डायरेक्शन में मेरे पास एक फोर्स लग रहा हो, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इसमें लिख दूंगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का चार्ज क्यू है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है। यहाँ पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, है ना, इनके बीच में भी डिस्टेंस वही है, तो वो भी सेम आ जाता है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लग रहा होगा। अब आप देखो, ये डिस्टेंस था ए, लेकिन यहाँ पर ए डिस्टेंस इतना ही, ये वाला जो टोटल डिस्टेंस हो जाता है वो कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स ए, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। हमारे पास अब ये तीन वेक्टर आ चुके हैं, तीन फोर्स वेक्टर, इन तीनों का कुछ रिजल्टेंट होगा, वो भी हम निकाल सकते हैं। देखो, नेट फोर्स तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में होगा, कैसे होगा? एक वेक्टर तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स जो इधर लग रहा है, तीसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो इस दूसरे और तीसरे का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी हम पता कर सकते हैं। तो इस वाले के कारण जो इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो उसका cos 45 डिग्री, यानी कि उसका 1/√2 से उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/√2 प्लस दूसरे वाले के कारण भी इस डायरेक्शन में उतना ही आ जाएगा मैग्नीट्यूड, एग्जैक्टली सेम, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1/√2 प्लस हमारे पास इस डायरेक्शन में ऑलरेडी एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर। यहाँ पर आप के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को कॉमन ले दोगे तो ये आ जाएगा 1/√2, जो जाता है 2 √2/2 प्लस 1 √2 प्लस 1 2 √2 प्लस 1/2 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब मान लो मैं और एक सवाल पूछूं, यहां पर मैंने पार्टिकल रख दिया डी, फोर्स ऑन डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर देखो, इस डी पे अगर मेरा चार्ज है वो भी है क्यू, ठीक है। अगर ऐसा मैंने बाद में रखा तो अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा इस वाले क्यू के कारण, लेकिन अब क्वेश्चन दूसरा हो चुका है। यहाँ पर इस क्यू के ऊपर इधर भी फोर्स लग रहा होगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी फोर्स लगेगा, और ये अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। इस वाले क्यू ने इस पे इधर रिपल्सिव फोर्स लगाया, इस वाले क्यू ने इस पे इस तरफ फोर्स लगाया, इस वाले क्यू ने इस पे इधर लगाया होगा, इस वाले क्यू ने इस पे इधर लगाया होगा, उसके कारण चारों सिमेट्री के कारण उसकी वैल्यू 0 यहाँ पर हमारे पास आ जाती है। इसको तो अब मैं क्वेश्चन को डिलीट ही कर देता हूँ। कूलम्स लॉ, हमने कूलम्स लॉ पढ़ लिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सपोर्ट करो यार, इस क्रैशअप को सपोर्ट करो, फ्री एजुकेशन को प्लीज डोनेट करो। ये QR कोड अब आप स्कैन कर सकते हो या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां पर भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। और अगर आपको स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज उसको भी चेक करो, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मेरा नाम विक्रांत किरार है, प्लीज हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो करो यार, लिंक सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में। और आ जाओ नेक्स्ट वीडियो में, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।